और बच्चों अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मैथ के सारे क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही होंगे। आंसर क्लास को देखना और समझना, और आपके आंसर अगर मुझसे पहले आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखकर जरूर बताना, और ये भी बताना कितने क्वेश्चन आपने सेल्फ से सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी विद्यालय में 70 विद्यार्थियों में की एक कक्षा में 20% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, हमें ये बताना। तो देखो बच्चों, कुल विद्यार्थी है हमारे पास 70, और इन विद्यार्थी में जो बॉय हैं, लड़के हैं, उनका परसेंटेज है 20%। तो पहले ऐसा करो, आप यहाँ पे बॉय निकाल लीजिए। बॉय बराबर क्या होगा, कुल विद्यार्थी 70 है, लड़के हैं इनका 20% पूरी क्लास का, तो आप 70 का 20% निकाल लीजिए। 70 गुणा 20 भाग 100, 0 से 0, 7 दूनी 14। तो टोटल जो लड़के हैं वो 14 है। 70 जो थे टोटल विद्यार्थी थे और कुल लड़के हैं 14। भाई विद्यार्थियों में क्या होते हैं, लड़के और लड़की दोनों मिलकर ही विद्यार्थी बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे टोटल विद्यार्थी थे 70, इसमें से जो भी लड़के आए इनको हम माइनस कर देते हैं। 10 - 4 6, और 6 में से बन गया 5। तो टोटल जो हमारे पास लड़कियां होंगी इस क्लास में वो 56 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों। 375 के एक पंखे को 400 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें एक पंखा जो है 375 रुपये का था, इसका क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस 375 रुपये, और इस पंखे को बेचा गया, इसका सेलिंग प्राइस है 400 रुपये में। अब देखो बच्चों, जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, मतलब कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, तो ऐसी कंडीशन में हमें हो जाता है लाभ। और हमसे पूछ रहा है कितना लाभ हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। तो लाभ बराबर होता है क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। तो 400 रुपये में बेचा और जबकि 375 का खरीद के लाया था, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करके 25 आएगा। तो 25 का रुपये का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। कभी भी ध्यान रखें, वस्तु को कम को खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो हमेशा लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर है बच्चों आपको ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से करते जाइए, और जिस जिस बच्चों के पहले आंसर आ रहे हैं मुझे बताते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 1800 रुपये में खरीदी गई गाय को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों गाय को खरीदा 18 रुपये में, कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 1800 रुपये, और इस पर हमें लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि हमारा 10% है। पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, यानी कि हमें इसका विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों, जब आपको क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, वो होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत और भाग में 100 और गुणा में इसका क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला भूलना मत बच्चों। अब देखो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 10, तो कितना हो गया 110 भाग 100, और गुणा किससे करेंगे, इसके क्रय मूल्य, जो कि कितना था 1800। चलिए इसको हल कर देते हैं। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गई। आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो 110 गुणा 18 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम गुणा कर लेंगे 18 की 110 से। चलिए गुणा कर लेते हैं, 0 8 8 0 1 1, ये आपका 0 8 9 1। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1980 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। क्लियर बच्चों, फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य होता और क्रय मूल्य की जगह प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज दे देता, हानि हो जाती। क्रय मूल्य और हमारा अगर लॉस परसेंटेज दिया होता और तब हमसे सेलिंग प्राइस पूछता, अपनी कॉपी में नोट कर लो फॉर्मूला। तो ये 100 माइनस लॉस प्रतिशत भाग में 100 और गुणा में क्रय मूल्य हो जाता। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमें लाभ होगा वहाँ पे प्लस लगाना है, जहाँ पे हानि होगी वहाँ पे हमें माइनस लगाना है। क्लियर हो गए बच्चे दोनों फॉर्मूले। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कितने समय में 200 रुपये का ब्याज 4% वार्षिक दर से 16 हो जाएगा। ब्याज है बच्चों 200 रुपये का, तो ये हमारा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं जिसको, ये 200 रुपये है, और 4% वार्षिक ब्याज दर से, दर हमें दे रखी है 4% वार्षिक पर एनम, और दर से 16 रुपये, ये ब्याज हो रहा है कितना 16 रुपये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज 16 रुपये। और हमसे पूछा कितने समय में, समय हमसे पूछ रहा है समय क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, समय बराबर क्या होता है साधारण ब्याज में, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ब्याज आया हमारा 16 रुपये, गुणा में 100 कर दीजिए, मूलधन है हमारा 200, और समय कितना है बच्चों, समय तो हमें ज्ञात ही करना है, तो सॉरी मूलधन गुणा दर होगा यहाँ पे, और दर कितनी है हमारे पास 4%। चलिए 100 दूनी 200, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4। तो समय कितना है बच्चों आपका 2 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, अगर हमसे समय पूछा था तो ये हो गया हमारा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर, और अगर हमसे दर पूछ लेगा तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा समय। यहीं पे बच्चों अगर हमसे मूलधन पूछ ले तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 और बटे में आपका दर गुणा समय। यही तीनों सूत्र हैं, यही चीज़ आपसे पूछेगा, तो इनको याद रखना। साथ ही साथ अगर आपको ब्याज पूछ ले तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, चारों को याद कर लेना, तो कोई भी सवाल इसका आप पेपर में गलत नहीं करोगे। क्लियर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तनु और रितु की आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष है, उनकी औसत आयु क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं औसत का सूत्र, जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं वो याद कर लें। औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल
और बटे में कुल पद। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पद का मतलब है यहाँ पे कुछ आदमी हो सकते हैं, कुछ संख्याएं हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तनु और ऋतु की आयु, तनु और ऋतु की आयु है 14 और 18 वर्ष। तो यानी कि हमें औसत निकालना होगा, तो हमें दोनों की आयु का योगफल, क्योंकि ऊपर वाले में आएगा योगफल, तो औसत बराबर दोनों का योगफल निकालेंगे। तनु की आयु 14 वर्ष है और उसकी 18 वर्ष, और उसको भाग करेंगे किससे? कुल पद मैंने बोला था, कुल पद मतलब कुल कितना है जिसका हम ये है। तो यहाँ पे तनु और ऋतु दो ही पर्सन है और दोनों ही पर्सन की आयु का हमें औसत बताना है। तो दोनों की आयु का योगफल करो और 2 से उसको भाग कर दो। 8 4 12, 1 1 2 3 और भाग 2, 2 से 32 को काटेंगे 16। तो दोनों की आयु का जो औसत होगा वो आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। यदि दो संख्याओं का मास है और लास है 24 है, एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको हल नहीं करना, उसे लिखने का सिर्फ तरीका बताना क्या होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है, लास समास से दी गई, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो जब आपको कहा जाए कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, याद रख लेना कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ और भाग करेंगे दी गई संख्या से, जो संख्या आपको दी गई है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना है? 24 है और एचसीएफ है 2। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 24 गुणा 2 और बटे में दी गई संख्या। चलिए देखिए 2 गुणा 24 बटे में 6, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इसको हल नहीं करना, सिर्फ बताना था। अगर ये कहता कि दूसरी संख्या ज्ञात करो तब इसको हल कर देते, आपका उत्तर आ जाता। अगला प्रश्न देख लिए, प्रश्न संख्या 14। ये भी अच्छा प्रश्न है और ये सोचने वाला प्रश्न है कैसे हम इसको करेंगे। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है, तो 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना प्रश्न। 3 पेन प्लस 5 पेंसिल का मूल्य है 14 रुपीज़। अब ये कह रहा है 12 पेन, किसका? 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम बच्चों एक एक कर अलग अलग निकालेंगे तो ये हमसे हल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो अगर सवाल को, यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं जिनका मूल्य दे रखा है। अब अगर इस वाली कंडीशन में देखें 12 पेन और 20 पेंसिल में, तो यहाँ पे वस्तु का 4 गुना कर दिया गया है। अगर हम 4 से गुणा कर दें, देखो 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। जब भाई वस्तुएं हम 4 गुना ले रहे हैं तो जो हमें धन देना होगा वो भी तो 4 गुना देना पड़ेगा। तो जब हम इधर से 4 से गुणा करा तो 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो ऐसे ही हम 14 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो इन वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा 14 चौके 56। तो इसी प्रकार से 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य भी 56 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर अकेले अकेले एक एक का निकालोगे तो नहीं होगा। तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि वस्तुओं में कितने गुणा की बढ़ोतरी करी गई है, उतने ही गुणा का हमें धन देना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां। आशीष ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदी। आशीष ने रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस था वो 250 रुपये में खरीदी और इसने 95 रुपये नगद दे दिए और बाकी का धन ये किस्तों में देगा। ठीक है, तो इसने नगद कितना धन दिया ये देख लो। पहले नगद धन दिया इसने 95 रुपये, तो उसको और बाकी कितना देना है ये देख लो। बचा हुआ धन माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गए 5 और आपका 1। तो इसको 155 रुपये और देने हैं, लेकिन ये इनको हर एक किस्त में देगा। और एक किस्त जो है वो आशीष कितने में देगा? एक किस्त देगा आशीष 15 रुपये 50 पैसे की, और उसको टोटल धन देना है। तो कुल किस्तों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो कुल किस्त हो जाएगी जो हमें धन देना है, आशीष को देना है 155, इसको किस्तों से भाग कर देंगे 15.5 से। दशमलव हटाए ऊपर 0 आ जाएगी, 155 ही कम 155 और 0। तो बाकी का जो धन है वो 10 किस्तों में उसे देना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको? 3 जो है राइट आंसर। यहाँ पे बच्चों रुपये नहीं हो गए, यहाँ पे किस्त पूछी गई है तो बस किस्तों की संख्या बताएंगे। तो इसकी जो है 10 किस्त देगा ये, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। क्लियर बच्चों? तो ये